गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबको राधे राधे। तो चलिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2025 का क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्लियर है? यानी कि मान के चलिए कि V1 की स्पीड से जा रहा है और उसी मार्ग पर V2 की स्पीड से लौट आ रहा है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बाबू, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है V1 V2 बटा में V1 प्लस V2 होता है। क्लियर है? V1 V2 और बटा में V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V1 के जगह पे आप लीजिएगा 9 और V2 के जगह पे 18 लीजिएगा और बटा में V1 प्लस V2 यानी कि 9 प्लस 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 3 मर्थ में कटेगा और ये 6 मर्थ में कटेगा। तो 6 दूनी 12 आपकी आंसर हो जाएगी क्या बाबू? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ V1 V2 बटा में V1 प्लस V2 और इस फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 80 के स्पीड से और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जारी है। तो कह रहा है कि पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइमिंग लगाएगा, और ये टाइमिंग जो पूछ रहा है ये मिनट में पूछ रहा है। क्लियर है? आप लोगों को पता है कि ये मान लीजिए रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी ये है, तो ये तेज स्पीड से जा रहा है, तो इस रेलगाड़ी को चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो ये दोनों रेलगाड़ी का जो लंबाई है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस और बटा में क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, 210 और 140 ऐड कीजिएगा तो 350 आ जाएगा। क्लियर? 350 आ जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी, एक स्पीड से V1 के स्पीड से जा रहा है और ये जो है V2 के स्पीड से जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है? दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एक का स्पीड है 150 और एक का स्पीड है 80, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150 में से 80 करिएगा तो 70 हो जाएगा आपका। तो 70 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो 350 आया ये तो मीटर में है और ये 70 जो आया ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको पहले हम सेकंड में बताने के लिए मीटर प्रति सेकंड में, देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसमें हम गुना कर देते हैं 5/18 से, 18 ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा 7×5 = 35 और ये 5×5 कट जाएगा, तो आपकी आंसर आ जाएगी कितनी? 18 सेकंड। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है? मिनट में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 18 को डिवाइड कर देंगे किससे? मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6×3 = 18 यानी 3/10, तो ये आपका आ जाएगा 0.3 आ जाएगा मिनट। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में बस ये कह रहा था कि टाइम निकालना है और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटा में रिलेटिव वेलोसिटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा जो ये क्वेश्चन है कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल जो है 5400 रुपया की राशि निवेश करता है और विजय जो है 9400 रुपया की राशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये जो है विपुल जो है 5400 रुपया निवेश कर रहा है और विजय जो है 9400 रुपया राशि निवेश कर रहा है। क्लियर है? तो 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से कितना ज्यादा मिल रहा है? 840 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करना है। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, सबसे इजी फॉर्मूला, इसको तो आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे कि 840 रुपया ज्यादा मिल रहा है कितना साल में? 5 साल में। तो एक साल में कितना ज्यादा मिल रहा होगा? 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 एकम 5, ठीक है, 6×5 = 30 और 8×5 = 40। एक साल में
इतना रुपया ज्यादा मिलेगा, 168 रुपया। ठीक है, इसको आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिए। 168 रुपया ज्यादा मिलेगा एक साल में। अच्छा, एक साल में 168 रुपया ज्यादा क्यों मिल रहा है बाबू? इसलिए ज्यादा मिल रहा है कि ये निवेश कर रहा था 540 रुपया और ये निवेश कर रहा है 9400। ठीक है, यानी कितना ज्यादा निवेश कर रहा है? तो आप कहिए कि सर 9400 में से आप 5400 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 4000 ज्यादा निवेश कर रहा है। क्लियर है? 4000। तो 168 रुपया एक साल में ज्यादा मिल रहा है, किसके कारण? 4000 के कारण। ठीक है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से 20 काट दीजिए और इसको 4 से काटिएगा ना तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4.2 आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो है ना, 42 बटा में 10 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4.2। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक ब्याज की दर जो है प्रतिशत में कितनी हो जाएगी? 4.2% आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी आंसर हो जाएगी 4.2। आया समझ में? देखिए, बस ऐसे डायरेक्ट सोचिए कि 5 साल में आपको 840 रुपया ज्यादा मिल रहा है तो एक साल में कितना ज्यादा मिलेगा? 168। 5 से डिवाइड कर दिया। 168 रुपया ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये ज्यादा कितना निवेश कर रहा है? 9400। 9400 में से आप 5400 घटाइएगा तो 4000 ज्यादा निवेश कर रहा है। तो 4000 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आंसर कितनी आ जाएगी? 4.2%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसका क्रिया करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 छक 48, 6 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49/7 है तो ये 7 कर दीजिए और 40/4 यानी कि 10 कर दीजिए और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? 6। 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40 और 7 कितना हो जाएगा? 47। तो कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 282 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सब लोग नोट कीजिए इसको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर जो है जल्दी से आप लोग बनाइएगा, तब कि हम 1 सेकंड का ब्रेक देते हैं आपको। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका है कि दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में है। यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया है? 4:9। देखिए, एग्जाम में जब आप लोग बनाइएगा ना तो इतना डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बनाते बनाते क्वेश्चंस आपको इतना फास्ट तरीके से आप बना पाइएगा कि ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी संख्या कितनी है? 4x है और 9x है और आपको पता है कि संख्या अगर a और b है तो मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती रूट a भी होता है। डेट मीन्स इसका मध्यानुपाती आप लिखिएगा तो 4x इंटू 9x का रूट और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो 9 कितना होता है? 36 और 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? x। यहाँ पे 24 के बराबर हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का वैल्यू जब 4 हो गया तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना हो जाएगा? 9x और 4x का अंतर कितना है? 5x। 5x का वैल्यू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 20। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन सीआई का क्वेश्चन है और थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा। आप देखिएगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससीजीडी का, तो सीआई का ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, फिक्स है कि पूछ रहा है। ठीक है, हम अभी तक जितना भी सेट डिस्कस किए तो मेनली लगभग हमें लगा कि ये वाला क्वेश्चंस का टाइप जो है सीआई का जरूर दिया हुआ है। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि मंदार के दो पोते केतन और तुषार है। ठीक है, एक का नाम केतन है और एक का नाम तुषार है। कह रहा है कि 11 वर्ष के केतन को, देखिए सिर्फ समझाने के लिए आपको हम कह रहे हैं, केतन का जो एज है 11 साल और तुषार का जो एज है 12 साल है। ठीक है, बाकी धनराशि मिलती है लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। दोनों जब 22 साल का हो जा रहा है ना, देखिए टोटल जो धनराशि था इसके पास 24,700 रुपया था मंदार के पास। और इसका जो दो को पोता है, एक का नाम है केतन और एक का नाम है तुषार, इसका एज है 11 साल और इसका एज है 12 साल। दोनों का नाम से जमा कर दे रहा है बैंक में। क्लियर है? और जब वे 22 साल के हो जाते हैं तो दोनों लोग को पैसा मिलता है, तब धनराशि बैंक में जमा रहेगी। पर उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है? 8%। क्लियर है? 8% लग रहा है।
तो कह रहा है कि दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। तो मंदार के पास कुल इतनी राशि थी, तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, 22 साल का हो जा रहा है तो यहाँ पे गैप 22 साल, अभी 11 साल का है और 22 साल का होगा, यानी कितना कितना साल के बाद, 11 साल के बाद। और ये 12 साल का है तुषार, और 22 साल का कब होगा, 10 साल के बाद, है ना। और टोटल मान लेते हैं कि इसके पास कितनी रुपया है, मंदार के पास जो रुपया है 24,700 रुपया है, उसमें से एक्स रुपया मिल रहा है केतन को, और तुषार को अगर मान लीजिए कि वाई राशि मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना, 24,700 होगा। क्लियर। अब आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इजकल टू होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर टी होता है। क्लियर। तो अगर केतन को एक्स रुपया मिल रहा है, तो x इंटू 1 + r/100, यानी r का वैल्यू कितना है, 8/100 के पावर टाइम कितना है, 11, और ये बराबर है y इंटू 1 + 8/100 के पावर 10। ठीक है। मैंने बताया कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट/100 के पावर टी। क्लियर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों धनराशि जो है 22 साल के बाद बराबर हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। ठीक है। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। 27/25 के पावर 11 बराबर y इंटू 27/25 के पावर 10। क्लियर। अब ये देखिए कट जाएगा। ठीक है। 10 यहाँ पे पावर है, यहाँ पे 10 कटेगा तो बचेगा 27/25। क्लियर। तो x बटा में y का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 25/27। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 25/27 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना। तो मान लीजिए कि x को 25 रुपया मिल रहा है और y को 27 के अनुपात में मिल रहा है। दोनों को अगर आप यहाँ पे जोड़िएगा तो 25 और 27 कितना होगा, इसको मिटाते हैं हम। 25 और 27 कितना, 52। और 52 का वैल्यू क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है, 24,700। 24,700। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 24,700 बटा में 52। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चंस में कि तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, तो तुषार को कितनी धनराशि दी थी, 27 के अनुपात में। तो 27 का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो कितना, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कटाते हैं। सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, तो 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12, 26 मिनट में कटेगा। और इसको 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 0। क्लियर। फिर 2 से काटिएगा तो 13 मिनट में कटेगा। इसको 2 से काटिएगा तो 6, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। क्लियर। 13 से काटिएगा तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। 13 चौके 52 और हाथ में लगा कितना, 9। ठीक है। और 13 7 91 और 13 5 65, 475, 475 है, इंटू 27 कीजिएगा ना। देखिए ना, डिजिटल सम से ही देख लेते हैं। तो 7 और 2 9, 9 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो डिजिटल सम 9 देख लेते हैं किसमें है, 8 और 1 9, इसको हटा दीजिए, 5 2 7 और 2 9, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसको भी देख लेते हैं, 5 2 7 2 9, इसको इग्नोर कीजिए तो 6 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। और 7 और 2 9, इसको हटाइए, 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 7 और ये 8 1 9, इसको इग्नोर कीजिए, 5 3 8, ये भी नहीं होगा। क्लियर। तो आपकी कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर होगी। ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यही आएगा, 12,825 रुपया आएगा। यानी कि तुषार को कितना राशि मिला, मंदार ने दिया 12,825 रुपया। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, अभी कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इतना इजी, इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह जबानी बना सकते हैं। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। तो आप देखिए ना, सिंपल सा चीज, आप इसी को देखिए, 28 से भी कटना चाहिए, 60 से भी कटना चाहिए, 120 से भी कटना चाहिए और 135 से भी कटना चाहिए। अच्छा, 120 में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 60 में भी 5 है, तो 5 से तो ये कट ही नहीं रहा है। यूनिट डिजिट ना 5 है ना 0 है, ये भी 5 से नहीं कट रहा है, ये भी 5 से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन तो इसे दिख रहा है कि 7,560 हो जाएगा। क्लियर। देखिए, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप करिए, 28 28 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2। ठीक है। और 14, 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है। 60 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 30 हो जाएगा।
15, 3 × 5, बस ये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 120 का करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5, बस ये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, और 135 का भी गुणनखंड आप कर दीजिए। 135 का करिएगा, 2 से कटेगा नहीं, 5 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 4 × 3 = 12, और एक बचा 15, 45, 5 से कटिएगा तो 9, 9 3 × 3 है ना। तो क्या होगा, 2 कितना बार लेंगे, 2 सबसे मैक्सिमम बार यहाँ पे 8 है, 2 × 2 × 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 8 कर दीजिए, 8 इंटू 3 मैक्सिमम कितना बार है, 3 2 बार है, 3 बार है, ठीक है। 3 × 3 × 3 यानी कि 27 ले लीजिए यहाँ पे, और 5 जो है, 5 एक बार, और एक बार 7 ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आपका आएगा 7560। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सबको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि रिपीटेशन क्वेश्चन है। आप एक सेट देखिएगा 2025 का ही सेट, तो सेम क्वेश्चन से यही पूछा हुआ है, और उसका डाटा भी सेम ही है। कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंक के थे। तो एस को गणित में 60 अंक, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि गणित में 3 पेपर थे और ऑल पेपर कितना था, 100 नंबर का था, तो 300 पेपर का था गणित, है ना। अच्छा, अंग्रेजी के 2 पेपर थे और प्रत्येक पेपर 100 का था, तो 200 नंबर का था। ठीक है, उसी तरह से विज्ञान जो 1 पेपर का था, 100 पेपर का था, तो 300, 200, 500 और एक 600, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2 + 1 = 6, बस समझाने के लिए हम आपको ऐसे लिखे। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आपका जो है गणित में 60% अंक मिल रहा है, तो इसमें 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके बाद अंग्रेजी में 70% मिल रहा है तो 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और विज्ञान में 50% मिल रहा है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसमें ओवरऑल आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट मिला, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही हमको एक्स का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको इक्वेशन बता दिया कि कैसे लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या करेंगे बाबू। क्षेत्रीय 18 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 140 हो जाएगा, और +50 = 6x, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 और 50 कितना हो जाएगा, 190 और 180, 370। ठीक है, 18 दिन 36, 370, और बटा में 6 हो जाएगा, तो काटिएगा तो कितना अच्छा जाएगा, 36, 10 बचा, 6 कम 6 0.66 कुछ आएगा, यानी कि 61.67% आप मान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऐ समझ में। आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते थे, अगर इतना आप ज्यादा लेन देन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है। अगर इतना ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका देखिए शॉर्टकट भी बताते हैं। आप यहाँ पे, यहाँ तक तो आपने सही किया है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ पे बेस वैल्यू जो है ना 50 आप मान सकते हैं। डेट मीन्स यहाँ तक तो लिखना है 3 + 2 + 1 = 6 आया आपका। और देखिए आपका जो था बेस आपने 50 ले लिया, तो बेस 50 लेने से फायदा ये हुआ कि अगर एस को गणित में 60% अंक मिला है, तो देखिए 50 से 60 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसको अंग्रेजी में 70 लाया है, तो 50 से 70 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20 यहाँ पे लिख लीजिए। और यहाँ पे जो है विज्ञान में 50 लाया है, तो 50 से 50 कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और ओवरऑल आपको निकालना है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जी। ऐसा बेस वैल्यू लेने से फायदा ये हुआ कि ये टर्म आपका 0 आ गया, और इधर जो कैलकुलेशन था आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ऐसा समझ में बाबू। अब देखिए 30 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, और = 6x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70/6, डेट मीन्स 11.67% आ गया। क्लियर है, 11.6% हो जाएगा। लेकिन बेस आपने कितना माना था, 50, तो 50 + 11.67, डेट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, 61.67%। राइट आंसर होगा ए नंबर। ऐसा सबको समझ में, इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस आप लोग जानते भी होंगे कि एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे। 4 गो ऑफर। अब बताओ
कि तुम अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़े रहिएगा आप लोग, ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। दुकानदार बोलेगा ये तो बाबू किताब खरीदने के लिए गया पुस्तक, और दुकानदार चार तरह का लिस्ट दे दिया कि बोला कि चारों डिस्काउंट में, ठीक है, चारों डिस्काउंट में आपको जो डिस्काउंट लेना है तो आप ले लीजिए। पहला डिस्काउंट बोल रहा है कि 20% का, और 20% का दो क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है। तो अब मान लो कि पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो कहोगे कि 20 और 20 40% इसमें भी डिस्काउंट है, 25 और 15 ये भी 40 है, मतलब, लेकिन ये इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट ओवरऑल 40 नहीं आएगा, ठीक है। कितना होगा मैं आपको बताता हूं कि डिस्काउंट निकालने का, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। ऐसे डाटा अगर ये रहेगा जैसे 16.2/3% रहेगा तो आप वहां पे रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फॉर्मूला से भी लगा दीजिएगा तो फास्ट ही बन जाएगा, है ना। तो अगर x% और y% का दो क्रमिक छूट दे रहा है तो इक्विवेलेंट छूट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100 कर दीजिए, है ना। तो उसी तरह से पहला जो डिस्काउंट था 20 प्लस 20 40, और 40 में से आप घटा दीजिएगा 20 इंटू 20 और बटा में 100, डेट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पे कट ही जाएगा, 40 माइनस 4 डेट मीन्स 36% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है, पहला डिस्काउंट क्लियर। दूसरा डिस्काउंट कह रहा है कि 25% का और 15% का, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100, तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, और 40 में से आप घटा दीजिए 25 इंटू 15 और बटा में 100, तो 25 चौके 100, 4 मर्थ में कटेगा, तो ये आपका घटेगा कितना 40 माइनस 15 को 4 से आप डिवाइड कीजिएगा बाबू, तो कितना होगा, चरती यही 12, ठीक है, 13 14 15 3.75 आएगा, ठीक है। तो इसमें आप घटाइएगा, 4 घटा दीजिएगा 36.25% का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। आते हैं हम लोग तीसरा डिस्काउंट। तीसरा डिस्काउंट जो है ये 30% का और 10% का दो क्रमिक छूट मिल रहा है। देखिए आप लोग बार बार कैलकुलेशन करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तो ये सब चीजें को मुंह जबानी आप माइंड में ही कर लीजिएगा। इसके लिए पेन कॉपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिएगा कि 30 और 10 का है तो 30 प्लस 10 40, 40 में से आप घटा दीजिएगा 3, ठीक है, तो 40 में से 3 घटा दीजिएगा तो 37% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तीसरा डिस्काउंट। चौथा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 40 में से आप घटा दीजिए 35 इंटू 5 और बटा में 100, ठीक है, तो 40 माइनस 35 इंटू 5 कीजिएगा तो 25 हाथ में लगा दो, 25 15 16 17 यानी कि 1.75 कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 38.25, यानी चौथा डिस्काउंट जो है ना 38.25 का मिल रहा है, और ये डिस्काउंट था 37%, ये था 36% और ये 36.25 का डिस्काउंट था, यानी चौथा डिस्काउंट जो है स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वही दुकानदार के लिए पूछता है कि जो सेल कर रहा है पुस्तक उसके लिए कौन सा डिस्काउंट बेस्ट था, तो उसके लिए डिस्काउंट 1 जो था बेस्ट था, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी के लिए पूछ रहा है कि विद्यार्थी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा डिस्काउंट रहेगा, तो आपका 4 नंबर का जो डिस्काउंट है, फोर्थ डिस्काउंट, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है 38.25 का, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 दिया हुआ है और उसका योग तो है 132 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका देखिए फास्ट भी बताएंगे कि आप फास्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं, और अब भी हम आपको ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं कि आप अगर इसको बनाना चाहें तो कैसे, इसका जो मेथड है, मेन मेथड क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि एसीएफ कितना दिया हुआ है, तो आप कहिए कि एसीएफ सर दिया हुआ है 11, तो अगर एसीएफ 11 दिया हुआ है तो पहली संख्या को 11x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को 11y मान लेते हैं, क्लियर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 132 है, डेट मीन्स 11x प्लस 11y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 132 दिया हुआ है, तो 11 अगर कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई आ जाएगा, और 11 से डिवाइड कीजिएगा 132/11 तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब दो ऐसा चीज लीजिए, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू 12 आना चाहिए, तो आप देखिए इसको सोचिए कैसे। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 10 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो
देखिए 8 और 10 का एचसीएफ 1 नहीं है, 3 और 9 का एचसीएफ 1 नहीं है, 4 और 8 का भी एचसीएफ 1 नहीं है। तो वैसी दो संख्या हम लेंगे जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो x का वैल्यू 5 ले लेते हैं और y का वैल्यू 7 ले लेते हैं। क्लियर है? तो 5 और 7 ले लेंगे तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 2, और 2 इंटू 11, जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इंटू 11। ठीक है, तो 7 माइनस 5 यानी 2, 11 इंटू 2 मतलब कितना? 22। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आया समझ में? तो देखिए इतना एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कि जितना योगफल दिया हुआ है 132 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए तो वहां पे 12 आ जाएगा। अब देखिए कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना ले कि हमारा जो एसीएफ दोनों के बीच में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आप कहिए कि 5 और 7 अगर आप लीजिएगा, 7 5 12 होता है, तो 7 और 5 ले लीजिए, तो 7 और 5 लीजिएगा तो उसका जोगफल 12 आएगा। तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11, डेट मीन्स 22 का अंतर हो जाएगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है तृतीय अनुपात पूछ रहा है कि 16 का और 48 का तृतीय अनुपाती। जैसे मान लीजिए ए और बी है और ए और बी का आपसे कोई तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर बाई ए। तो बी के जगह पे कितना रखेंगे? 48 इंटू 48 और बटा में 16, तो 16 3 48। ठीक है, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेचा जाता है। क्लियर? आप इसको कर लीजिए। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4% का होता है 1/25, तो 8% का 2/25, यानी 25 रुपया में आपने खरीदा है तो 2 रुपया का लाभ हो रहा है। डेट मीन्स आप बेच कितना में रहे हैं? 27 रुपया में। आप 27 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1566 में बेच रहे हैं, तो 27 का वैल्यू 1566। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 25, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1566 और बटा में 27, तो आपका 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको काटिएगा। ठीक है, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 से काटते हैं तो 29 27, और इसको 3 से काटिएगा तो 25 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्लियर? और इसको 9 से काट दीजिए तो 9 5 45, है ना? 9 5 45, और बचा कितना यहाँ पे? 45, 5 2 7, 72, 8 9 8 72, यानी कि 58 इंटू 25, और 58 इंटू 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1450 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि एक संख्या को जो है पहले 15% घटाया जाता है और उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल्य संख्या से। तो आप शायद देखिए 15% घटाया जा रहा है, पहले 15% घटाया जा रहा है और इसके बाद क्या है? 20% बढ़ाया जा रहा है। तो इसको आप ए बी फॉर्मूला से ही बना लीजिए। देखिए डाटा अगर इजी रहे ना तो हर बार रेशियो वाला मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ए बी फॉर्मूला से भी आप डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं कि -15 क्या होता है? ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, है ना? तो -15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 और बटा में 100। यहाँ 5 मिनट में कटेगा और ये 3 मिनट में कटेगा, तो 20 माइनस 15 यानी कि 5, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। डॉट मीन्स ओवरऑल 2% बढ़ रहा है, और 2% का वैल्यू कितना है? 78। 2% का वैल्यू अगर 78 दिया हुआ बाबू तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 78 बाई 2, यानी 3 दूनी 6, 39। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3900। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है टाइम एनवर का क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को 32 दिन में और बी उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है 32 दिन में कर रहा है और बी जो है 48 दिन में कर रहा है। पहले सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिएगा 32 का और 48 का, तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3, ठीक है, 96। क्लियर? 96 आपका एलसीएम आ जाएगा।
तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको 96 यूनिट हो गया, और 96 यूनिट काम को करने में एक को लग रहा है 32 दिन का, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो आप कहिए कि 96 को आप डिवाइड कर दीजिए 32 से, तो यहाँ पे आएगा 3, और 96 को अगर आप 48 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर? 96 को आप 48 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर? यानी ए का इफिशियंसी हो गया 3 और बी का इफिशियंसी हो गया 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में जितना यूनिट काम करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इफिशियंसी बोलेंगे। यानी एक दिन में एक काम कर रहा है 3 यूनिट और बी कर रहा है 2 यूनिट, दैट मीन्स एक दिन में मिलकर 3 और 2 5 यूनिट काम कर रहा है। तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 बचे 40 काम कर देगा। ठीक है, 40 यूनिट काम तो हो गया। टोटल काम करना था 96, और 96 में से 40 काम हो गया तो शेष कितना बचा, शेष आपका बच गया 56 आपका बच गया। तो कह रहा है कि एक कार्य छोड़ देता है तो शेष काम का 60%, टोटल काम तो इतना बचा 56, और 56 नहीं करना है, इसका 60% करना है। ठीक है, तो 60% भाग को बी कितने दिन में करेगा, तो काम को हम डिवाइड कर देंगे बी के इफिशियंसी से, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 मर्थ में कटेगा तो 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, 28। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 5 बटा में 18 के 24, 2 84 बटा में 5, तो 16 से ही 4 बटा में 5 आ जाएगा। 16 पचे 80, 4 84 बटा में 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 से ही 4 बटा में 5। ठीक है, 16 से ही 4 बटा 5 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए 8 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन में 40 यूनिट काम कर देगा। शेष काम कितना बचा, 96 में से 40 काम हो गया तो बचा 56, लेकिन 56 काम नहीं करना था, 56 का 60% ही करना था। तो इसका 60% 60 बटा में 100 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे यानी 2 से, तो आपका आ जाएगा 16 से ही 4 बटा में 5 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि दो शंकुओं का ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4:3 है। हाइट का जो अनुपात है ये 4:3 दिया हुआ है, और त्रिज्या का जो अनुपात है ये दिया हुआ है 1:2। तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर होता है बाबू 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच। ठीक है, तो अनुपात पूछ रहा है तो 1/3 पाई तो नीचे और ऊपर कट ही जाएगा दोनों का, क्योंकि सेम है, कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर बाई एच। तो पहले वाला शंकु का रेडियस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इंटू 1। और एच कितना है, एच है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे वाले शंकु का रेडियस कितना है, 2 है, तो 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, और हाइट कितना है 3 है, तो इंटू 3 है ना, 3 था यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे तो 4 से 4 कट जाएगा तो बच्चा कितना, 1:3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आया सबको समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ये वाला चीज लिखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि 1/3 पाई दोनों था, नीचे और ऊपर कट जाएगा तो बचेगा क्या है, आर स्क्वायर बाई एच। तो पहले वाले शंकु का आर स्क्वायर इंटू एच कर दीजिएगा, और बटा में नीचे वाले शंकु का, दूसरे वाले शंकु का आर स्क्वायर इंटू एच कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का भी अगर डायरेक्ट मेथड आप देखिएगा ना, तो देखिए पहले तो हम डायरेक्ट आपको ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को लगाइएगा, फिर उसका हम मेथड भी बताएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए पेट्रोल के मूल्य में 85% बढ़ रहा है, दैट मीन्स 100 अगर था तो 185 हो जाएगा। क्लियर? और इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो, यानी 100 से 148 हो जा रहा है। तो देखिए डायरेक्ट पहले हम बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाइएगा। इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप देखिएगा कि मूल्य में 85 बढ़ रहा है तो 185 यहाँ पे लिख दीजिएगा, और होने वाले व्यय में 48 बढ़ रहा है, डेट मीन्स 148 कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी की कमी हो रही है, 185 से 148 कितना कम है, तो आप 185 में से 148 घटाइएगा, ठीक ना, तो 15 में से 8 घटाइएगा तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 37 कमी हो रहा है कितना पे, 185 पे, 185 इंटू 100 कर दीजिएगा, ये 5 मिनट में कट रहा है ना,
और ये कट जाएगा 20 मंथ में, तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये हम डायरेक्ट किया कैसे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हम डायरेक्ट हम बना सकते हैं। देखिए कीमत में अगर बढ़ोतरी होगी, आपका जो खर्च होगा, खर्च जो होता है, ये जो आप खर्च करते हैं ये बराबर होता है खपत इनटू दर के। ठीक है, बात आ रही समझ में। अगर दर मान लीजिए कि जैसे बढ़ रहा है, पेट्रोल के मूल्य में जैसे 85% बढ़ रहा है, तो अगर दर जितना बढ़ रहा है, दर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा खपत से, यानी आप कितना खपत कर रहे हैं वो बराबर आएगा खर्च के आपके। ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि पेट्रोल के मूल्य में 85% वृद्धि हो रही है, यानी पहले जो कीमत था, दैट मीन्स जो दर था, दर जो था पहले 100 था, तो अब जो है 185 हो जा रहा है। ठीक है, ये आपकी दर है। और कह रहे हैं कि खपत हमको निकालना है कि कितना से बढ़ के कितना हो रहा है, और यहाँ पे दर इंटू हम खपत करेंगे तो आपका क्या आएगा, खर्च। खर्च में बढ़ोतरी कितनी हो रही है बाबू, खर्च में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, व्यय में बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 48% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 100 था तो 148 हो जा रही है। अब आप एक चीज देखिएगा कि खर्च कैसे आया होगा, दर को आप मल्टीप्लाई किए होंगे खपत से। ठीक है, तो अगर हमको खपत निकालना होगा तो खर्च को दर से डिवाइड कर देंगे, डेट मीन 100/100 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 148 और बटा में 185 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको खपत का रेशियो निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा 185 और यहाँ पे आएगा 148। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला संख्या लिखा था 185 और 148, यहाँ पे डायरेक्ट खपत लिखे थे कि पहले हमारा खपत था 185 और अब जो है खपत कितना है, 148 है। तो यही मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि ये चीज इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि ऐसे हुआ होगा तो डायरेक्ट आपका खपत का जो रेशियो आएगा 185 से 148 हो जाएगा। इसके बाद आप मेथड से जैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को वैसे आप बना सकते हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हमें लगता है फॉर्मूला से बनाना। हम इसका मेथड जो है शॉर्टकट बताते हैं। आप इस तरह से देखे होंगे, ये आपको पैटर्न जो है डायग्राम पता होगा कि यहाँ पे अगर कोई मूलधन है तो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा, पहले हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई मूलधन है जो हमें पता नहीं है, पी है, अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और ये पहले साल का ब्याज हुआ होगा और यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज हुआ होगा, अगर साधारण ब्याज की बात करते हैं तो, और पहले साल में जितना ब्याज होगा दूसरे साल में भी उतना ही ब्याज मिला होगा, तो 2 साल में ब्याज आपका अगर 42 रुपया है तो पहले साल 21 रुपया मिला होगा तो दूसरे साल भी 21 मिला होगा। नहीं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है पहले साल का और दूसरे साल का बराबर नहीं मिलता है। ये क्या होता है कि पहले साल में तो ये 21 मिलेगा, दूसरे साल में भी 21 मिलेगा, लेकिन ये जो है 21 का भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो मिलेगा, जो कि कितना मिल रहा है दूसरे 2 साल में ब्याज 51, यानी 21 और 21 42 हो गया, और 51 - 42 कितना बचा, 9 बचा, तो ये 9 जो है, ठीक है, इस ब्याज का ब्याज मिला होगा। क्लियर। तो ये 9 किसके कारण मिला होगा, आप डायरेक्ट सोचिए 21 के कारण मिला होगा, तो परसेंटेज आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो 9 बटा में 21 इंटू 100 आप कर दीजिएगा, दैट मीन्स 900 बटा में 21 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। अब देखिए हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो पी का आर परसेंट, यानी आर का वैल्यू कितना है 900 बटा में 21 और परसेंट 1/100, ये बराबर 21 आया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 बटा में 9, डेट मीन्स 49 हो जाएगा। देखिए ना, ये 7 मर्त में कटेगा और ये 3 मर्त में, फिर ये 3 कट जाएगा, 7 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो इतना लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायग्राम आपको खुद पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा 9 बटा में 21 का 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये आ जाएगा 900 बटा में 21। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो यहीं पे आंसर हो जाता। क्लियर। बहुत सारे एग्जाम में इसी तरह से पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था मूलधन, यानी मूलधन का इतना परसेंट 900 बटा में 21%, परसेंट का मतलब 1 बटा में 100, ये बराबर 21 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो यहाँ से आप पी का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे।
देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बोलता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। भाई आप जितना में खरीदे हैं उतना ही में जब आपको बेचना है तो आपने दुकान क्यों खोला है? तो ये तो अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं तो बेईमानी कर रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी इतना तो बेवकूफ नहीं है कि जितना में खरीदा है उतना ही में बेच देगा। एक दिन बेचेगा, मान लो कि उसको लग रहा है कि मेरा सामान खराब होने वाला है तो एक दिन बेचेगा, 2 दिन बेचेगा, लेकिन वो दुकान खोला है तो जितना में खरीदा है उतने में कैसे बेचेगा? देखिए, लेकिन लिखा हुआ है कि हालांकि वो ऐसे वाट का प्रयोग करता है, यानी बटकरा जो होता है दुकानदार वाला रखता है, जिसमें वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है। 46% कम का मतलब है अगर वजन उसको 100 देना है तो उस पर 46 कम दे रहा है। ठीक है, 46 कम दे रहा है ना? यानी कितना वजन बता दे रहा, बचा रहा है? 100 माइनस 46 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 54। क्लियर? इतना वो बचा ले रहा है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी बेईमान दुकानदार वाली बात आएगी तो उसका परसेंटेज लाभ का एक फॉर्मूला याद रखिएगा। परसेंटेज प्रॉफिट जो होता परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो होता है जितना वो कम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो कितना कम दे रहा है? 46 दे रहा है, तो 46 को ऊपर में रखेंगे। और कितना ग्राम वो दे रहा है? देना था उसे 100 ग्राम मान लीजिए। ठीक है, 100 ग्राम ना दे करके वो 46 बचा रहा है तो 46 को ऊपर में लिखेंगे। और कितना दे रहा है? 54 दे रहा है। भाई 100 ग्राम देना था और इतना बचा रहा है, डेट मीन्स दे कितना रहा है ग्राहक को? 54 ग्राम। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? 2 से काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 23 और बटा में 27, है ना? अब इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए ना, बटा में तो 27 सब में है, तो अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो आपका ऑप्शन कौन जाएगा? 7×5 = 35। देखिए, यूनिट डिजिट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 5, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा, 35 आएगा, तो और 35 और 5 कीजिएगा तो 40। डेट मीन्स यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखिए, 27 × 7 कीजिएगा तो 49, 9 में 0 जोड़िएगा। ठीक है, तो कभी भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह से ये 7×4 = 28, 8 और 5 = 13, 3 यूनिट डिजिट आएगा, ये नहीं होगा। 7×6 = 42, 2 और 6 8 यूनिट डिजिट हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से फास्ट तरीके से भी आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि गोपाल, अक्षय और अतुल, ठीक है, का औसत वजन 46 ग्राम है। एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है बाबू सम और बटा में नंबर। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको सम निकालना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से। ठीक है, तो तीनों का अगर वजन का कुल वजन निकालना है, गोपाल का और अक्षय का और अतुल का, तो कितना हो जाएगा? 46 × 3, डेट मीन्स कितना? 18 चटिए 12, 138। उसी तरह से गोपाल और अक्षय का वजन कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अक्षय और अतुल का वजन कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना? 8 दूनी 16, 170 आ जाएगा, है ना? 170। और ये दोनों को जोड़िएगा, गोपाल को, अक्षय को और अतुल, तो अक्षय देखिए 2 बार आ गया, गोपाल +2 अक्षय प्लस अतुल। तो उसी तरह से अगर 170 जो वजन है इसमें 2 बार अक्षय है, तो 170 में से आप 138 घटाइएगा तो अक्षय का एज आ जाएगा, अक्षय का क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा, है ना? तो 170 को आप घटा दीजिए, कितना? 170 में से 138 घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 32 आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से, 25 से, 40 से और 50 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसे आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह जबानी भी लगा सकते हैं। हर बार में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसका मेथड ये होता है, मेथड पे ही बनाने में लग जाइएगा। आप देखिए ना कि अगर 15 से, 25 से, 40 से और 75 से पूर्णतः विभाजित होना है और 4 अंकों की संख्या है। अच्छा, 75 का मतलब कि 25 से भी कटना चाहिए क्या? आपको लगता है कि ये 25 से कट रहा है? 25 से कटने के लिए डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है? लास्ट 2 अंक जो है वो 25 से कटना चाहिए। तो लास्ट 2 अंक 25 से कट रहा है, 60 25 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये कट सकता है, चलिए ये कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं
40 है यहाँ पे, तो 40 4 इंटू 10, 4 से भी कटना चाहिए। तो ये देखिए 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। 4 से कटने का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि लास्ट दो अंक जो है 4 से कटना चाहिए, है ना। तो ये 4 से नहीं कट रहा तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग इसका चाहते होंगे कि नहीं आप इसका मेथड बताइए, तो मैं आपको मेथड भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेथड भी समझना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों को, है ना। तो इसका मेथड की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, 15 का, 25 का और 40 का और 75 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 15 का करेंगे तो 3 इंटू 5 करेंगे, है ना। 25 का हम करेंगे तो 5 इंटू 5 25। 40 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 75 को करिएगा तो 5 से, तो 15 5 75 और इंटू 5 इंटू 3, 25 3 75, है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, एलसीएम यहाँ पे आएगा आपका, दो कितना बार ले, यहाँ पे दो 3 बार है मैक्सिमम, तो यानी कि 8 ले लीजिए। और यहाँ पे 5 जो है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, यहाँ एक 5 है यहाँ पे, तो 25 यहाँ पे कर दीजिए। और यहाँ पे 3 की अगर बात करें तो 3 मैक्सिमम एक बार है, तो 25 8 है 200, और 200 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 600 आपका एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करिएगा बाबू, इसको देखिए हम मिटा देते हैं। आप याद रखिएगा कि जो एलसीएम आया था कितना आया था, 600। हम आपको यहां पे आते हैं, आपकी जो एलसीएम आई सबकी 15 का, 25 का, 40 का और 75 का, आपकी जो एलसीएम आया, एलसीएम ये आया बाबू 600, ठीक है। अब 600 को क्या हुआ, ठीक है, चार अंकों की बड़ी संख्या यानी 4 9, अब इसको 600 से डिवाइड करते हैं, तो एक मर्त में इसको ले जाते हैं, तो एक मर्त में ले जाएंगे तो कितना 600 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 9 3। अब यहाँ पे 9 बैठाते हैं, अब कितना मर्त में काटते हैं, 6 मर्त में, तो 6 के 36, तो 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 9 3, है ना, 399। अब देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये थी, अगर उसमें से 399 अगर घटा दे बाबू, तो ये जो है पूरी की पूरी जो है 600 से कट जाएगी। 600 से कटने का मतलब वो 15 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी, 40 से भी कटेगी और 75 से भी कटेगी, यही नियम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इतना वैसे 399 घटा देंगे तो आपकी आंसर कितनी आ जाएगी, 9600। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 9 है 399, ठीक है। तो 9600 आपकी आंसर आ जाएगी। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 2025 24 और 23 का जितना भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम खलास करेंगे एग्जाम से पहले, आपके होने वाले एग्जाम से पहले सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है डिस्कस करेंगे। और हमें लगता है कि अगर सारे के सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा विद कंसेप्ट, हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी बना रहे हैं कि शॉर्टकट बिना पेन कॉपी के आप कैसे क्वेश्चंस को लगाइएगा, और उसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सारे मेथड पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।